हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए इसका जो है मैंने आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया था, जो था हमारा लाइव प्रोसेस। तो हमने लाइव प्रोसेस में क्या क्या पढ़ा था? डाइजेशन पढ़ा था, एक सेकेंड, डाइजेशन पढ़ा था, और वहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था, एक्सक्रीशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये सारा प्रोसेस जो है अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे सारे यहाँ पे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इसी सब पे बेस रहेंगे। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको इजीली हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ये थोड़ा हमारा डाइजेशन वगैरह वाला पार्ट थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो हमारा सर्कुलेशन होता है तो वहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है ना, वो हमको बहुत ही हर्ट करता है। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले लेक्चर देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए, अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रोफ्स इज इनकरेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, एक्सेप्ट तो नहीं पूछा है, कहीं नॉट तो नहीं लिखा है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रोफ। हमको किसके बारे में बताना है? ऑटोट्रोफ के बारे में बताना है, वो भी क्या? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी इसमें से 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है बनाते हैं किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में, और वहां पे सनलाइट भी जरूरी होती है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद होगा तो भी इजीली हो जाएगा। तो ये तो हमारा करेक्ट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी सही है हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। क्या लिख दिया यहाँ पे? अब्सेंस ऑफ लाइट। जबकि जो हमारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, वहां पे अब्सेंस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन हो गया। और हमारा डी क्या है यहाँ पे? दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। तो फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो हमारा फूड चेन इस तरह से बनता है, सॉरी एक सेकेंड, फूड चेन हमारा जो मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए टिड्डे ने खाया घास को, टिड्डे को खा गया कोई और जानवर, फिर इसको, इस तरह से जो हमारा फूड चेन बनता है जो वहाँ पे, तो वहाँ पे ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये क्या होते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हमसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था और यही हमारा इनकरेक्ट है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बोला था? यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन क्यों होते हैं? अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये तो बताया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड मटेरियल को अपने बॉडी के बाहर पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप इजीली बता देंगे। आपने तो सेप्रोफाइट बताया था, वो तो ठीक है, मैंने तो सेप्रोफाइट बताया था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आपको सेप्रोफाइट तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे दिमाग लगा के ये सोचना पड़ेगा इसमें से कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि सेप्रोफाइट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, मशरूम है हमारा, ग्रीन प्लांट्स हैं, अमीबा है। तो ग्रीन प्लांट्स तो हमारे सेप्रोफिटिक तो होते नहीं, वो तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब यहाँ पे देखिए, पैरामीशियम, अमीबा जो होते हैं ये भी जो है सेप्रोफिटिक नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारा आंसर कट गया। अब यहाँ पे कस्कुटा, लाइस, टेपवर्म। अब ये जो टेपवर्म होते हैं, लाइस होते हैं, लाइस यानी जू, तो ये क्या होते हैं? ये तो पैरासिटिक होते हैं। तो ये भी जो है यहाँ से कट गया, यानी ये भी नहीं होगा। हमको क्या ढूंढना है? सेप्रोफिटिक। क्या ढूंढना है? सेप्रोफिटिक ढूंढना है। तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया? ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्स हो गया। ये क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक। तो देखिए, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं भी पता था
तो कम से कम ये देख लीजिए कि कौन सा सेप्रोफिटिक नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा सेप्रोफिटिक है तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि कौन सा सेप्रोफिटिक नहीं है। तो आपको ये तो पता है ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, अमीबा हमारा सेप्रोफिटिक है नहीं, लाइस्टेपॉर्म पैरासिटिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जाहिर सी बात है बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी हमको दिमाग लगा के एग्जाम में आंसर को फाइंड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लो जी, अभी तो हमने क्या बोला कि ये अपना फूड जो है सिंथेसिस करते ही नहीं है, तो यहाँ पे ये सोलर एनर्जी वगैरह इनकी क्या जरूरत है, ये मतलब ये तो हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है, ऑटोट्रॉप्स को जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग हो गया। हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिल्कुल गलत। हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। सब मिला के यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की ही बात हो रही है, जो कि फोटोसिंथेसिस हमारे यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स नहीं ऑटोट्रॉप्स करते हैं। तो हमारा हेटेरोट्रॉप्स क्या करता है, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है सीक्वेंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी जो है सीक्वेंस पूछे जाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी यहाँ पे आपसे सीक्वेंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे है क्या है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए माउथ, तो सबसे पहले तो भोजन माउथ में जाता है, यानी अभी तो यहाँ पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब माउथ के बाद हमको पता है, मैंने आपको टेलीग्राम पे एनिमेशन भी शेयर किया था, माउथ के बाद जो हमारा भोजन होता है वो जाता है हमारे ओसोफेगस में। तो यहाँ तो स्टमक में डायरेक्ट जाता नहीं, ये जो है रॉन्ग हो गया। अब माउथ में जाता ओसोफेगस स्टमक, माउथ ओसोफेगस स्टमक। अब यहाँ पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले स्टमक के बाद जो हमारा फूड होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फिर हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सॉरी सी तो हमारा पहले ही गलत हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे माउथ देन ओसोफेगस देन स्टमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, देखिए इफ सलाइवरी एमाइलेज, यदि सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, अगर हमारे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज है ही नहीं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी, कौन सा इवेंट जो है हमारे माउथ कैविटी के अंदर अफेक्ट होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको कि सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है। अगर आपको ये पता होगा कि सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है तो आप इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। तो आपको ये पता है जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज होता है वो हमारे स्टार्च को ब्रेक कर देता है शुगर्स में। अब फ्रेंड्स अगर सलाइवरी एमाइलेज होगा ही नहीं तो यहाँ पे हमारा स्टार्च जो है वो शुगर में टूटेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, यानी ये प्रोटीन हमारा ब्रेक नहीं होगा अमीनो एसिड में, यानी इसको अफेक्ट करेगा तो बिल्कुल नहीं। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, तो फ्रेंड्स हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज होता है ये क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारा ये प्रोसेस इफेक्ट होगा, यानी हमारा जो स्टार्च होगा वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड, ये भी जो है हमारा सलाइवरी एमाइलेज नहीं करता। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ये भी नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। यानी यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है इसमें से वो कौन सा है और किससे प्रोटेक्ट करना है, HCl से। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, जो ये मतलब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये रिलीज किया जाता है। तो जब ये रिलीज होता है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि है तो ये एसिड ही ना, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर में रिलीज हो चाहे कहीं भी हो, है तो एसिड ही। और एसिड क्या होते हैं, कोरोजिव इन नेचर, यानी इनका नेचर कैसा हो तो कोरोजिव, यानी ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे स्टमक में मतलब सिक्रीट हो रहे हैं
और ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को खराब नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो होगा जो कि इसे प्रिवेंट कर रहा होगा। तो यही हमको बताना है कि कौन प्रिवेंट करता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे जो म्यूकस होता है इसके साथ साथ ही रिलीज होता है हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक होता है। अगर मान लीजिए हमारे फूड में कोई भी पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी है, तो ये उनको किल करने का काम करता है। लेकिन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मतलब ये हमारे इनर लाइनिंग को, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को अफेक्ट ना कर सके, उससे प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस का है। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, Which part of alimentary canal receive bile from the liver? कौन सा ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो कि बाइल को रिसीव करता है लीवर से? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे एनबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर भी किया है, अभी जो 2022 में हुआ था, तो आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज उसमें आया हुआ है। आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा, यही जो है यहाँ पे ऑप्शंस भी मिलेंगे और आंसर भी यही होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टमक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ओसोफेगस है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, वो कहाँ पे होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जब इमल्सिफिकेशन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, बाइल की जरूरत पड़ती है, और हमारे मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारे बाइल जूस की जरूरत भी कहाँ पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहीं पे जो है बाइल हमारा जो एक लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा, A few drop of iodine solution were added to rice water, यानी हमारा राइस वाटर है, उसमें जो है few drop of iodine solution उसमें जो है कुछ मिलाया जाता है। The solution turned blue black in color, जो solution है वो किस कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। This indicate that rice water contain, ये मतलब क्या दिखाता है ये क्या दिखाता है कि उस राइस वाटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, फैट है या स्टार्च है। अब यहाँ पे मैं बताऊं, ये मैंने आपको जो है लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है, तो फिर देखिए इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट और यहाँ पे फैट टेस्ट और शुगर टेस्ट सारा ही बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार इसको कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आयोडीन सोल्यूशन मिलाया गया है, और जो हमारा ये मतलब राइस वाटर था वो किस कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। तो फ्रेंड्स ये दिखाता हमारे स्टार्च के प्रेजेंस को, यानी अगर मान लीजिए हमारा कोई भी आप फूड ग्रेन्यूल ले लीजिए और उसमें जो है उसको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो है पानी मिला दीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप जो है डाल देंगे आयोडीन सोल्यूशन का। आयोडीन सोल्यूशन का जब कुछ ड्रॉप आप उसमें मिला देंगे, फिर जो है वो थोड़े देर बाद क्या देखेंगे आप कि वो डीप ब्लू कलर का हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा ना ब्लू ब्लैक, यानी डीप ब्लू कलर का। जब वहां पे आपको दिखेगा तो आप ये समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, स्टार्च है। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखता है तो आप क्या समझ जाएंगे कि हमारे फूड में स्टार्च नहीं है। अब प्रोटीन टेस्ट क्या होता है, तो जब हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो हम यहाँ पे इसकी बहुत मतलब प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे मैं सारा नहीं बता रही हूँ। देखिए जो हमारा प्रोटीन टेस्ट होता है तो इसके लास्ट में मतलब जब हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो लास्ट में पता कौन सा कलर आता है, वायलेट कलर। तो आप इतना याद रखना, जब और इसमें मतलब स्टार्च टेस्ट में आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया जाता है और लास्ट में ब्लू ब्लैक कलर आता है, ये याद रखना। और जो हमारा प्रोटीन टेस्ट होता है, प्रोटीन टेस्ट, उसमें लास्ट में क्या आता है, वायलेट कलर आता है, और इसमें मतलब 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा के मिलाए जाते हैं और 2 ड्रॉप मिलाए जाते हैं कॉपर सल्फेट के। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रख लेना, लेकिन आप ज्यादातर ये याद रखना कि इसमें लास्ट में कौन सा कलर आना चाहिए, वायलेट कलर आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फैट टेस्ट की, तो फैट टेस्ट तो बहुत ही इजी है, मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे से थे, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे, पता क्या करते थे, तो छोटे बच्चों को ढेर सारा तेल लगाया ही जाता था, तो हमारे सिर पर भी खूब ढेर सारा तेल लगा देते थे हमारे जो भी थे, मतलब मम्मी पापा या जो भी। तो उसमें पता क्या होता था, हम लोग जब जाते थे स्कूल में तो एक पन्ना लेते थे, मतलब पेज लेते थे, उसको फाड़ के उसके बाद अपने सिर पे उसको रगड़ते थे खूब देर तक। थोड़ी देर बाद पता क्या होता था, वो जो पेज होता था वो ट्रांसपेरेंट हो जाता था। और हम लोग ऐसा क्यों करते थे, फिर हम लोग जहाँ पे कोई अच्छी सी ड्राइंग हुई रहती थी उस पे उस पेज को रखते थे, फिर पेन चला के उसको छाप लेते थे। लेकिन हमको ये नहीं पता होता था कि वहां पे हम फैट जो है टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फैट टेस्ट यही होता है। जब आप फैट टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे फूड में फैट है या नहीं, तो आप उसमें कुछ फूड ग्रेन्यूल्स रख दीजिए। तो हमारे फैट में क्या होते हैं, मोस्टली ऑयल्स होते हैं। तो जब आप उसमें रखेंगे तो थोड़ा देर बाद उसको उसमें मतलब कागज पे ऐसे हिलाइए। अगर आप देखेंगे कागज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया तो आप समझ जाएंगे उस पर फैट है।
तो ये तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं याद रखना। अगर पेपर जो है ट्रांसपेरेंट हुआ यानी फैट है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया भी होगा इस एक्सपेरिमेंट को। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा टेस्ट फॉर शुगर। शुगर टेस्ट हम कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको ये चेक करना है कि हमारे जो है भोजन में शुगर है या नहीं, तो आप यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन मिलाते हैं? बेनेडिक्ट सोल्यूशन। क्या मिलाते हैं? देखिए शुगर टेस्ट करना है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन मिलाएंगे, बेनेडिक्ट सोल्यूशन यहाँ पे मिलाएंगे। और लास्ट में कलर क्या आता है? रेड कलर। अब देखिए इसको मैं आपको याद करवाती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए शुगर, आपको शुगर लेनी, आपके घर में शुगर खत्म हो गई, आपके घर में शुगर खत्म हो गई। अब आप अपने मतलब पड़ोस में जाएंगे, आपको अब शुगर तो चाहिए ही चाहिए, और शुगर खत्म हो गई, आप दुकान पे जा नहीं सकते, आपके घर में कोई है भी नहीं शुगर लाने के लिए, चीनी लाने के लिए। तो आप क्या होगा, आप जाएंगे बोलेंगे बहन, और जो जिस बहन से आप वो मतलब शुगर लेने गए हैं वो उस दिन क्या पहनी है? वो रेड कलर की सूट पहनी है या साड़ी पहनी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप जब गए उनके घर पे, अपने पड़ोसन के घर पे, तो वो रेड कलर का सूट या साड़ी पहनी है, आप उनसे बोलेंगे बहन मुझे शुगर दे दो। बेन, बेन जैसे गुजरात में बोलते हैं ना, बहन को बेन, ऐसे जैसे एक जो सीरियल आता था साथ निभाना साथ है, उसमें क्या बोलता था वो, कोकिला बेन, ऐसे करके, तो वो लोग बेन बोलते हैं। तो आप इसी से याद रख लेना कि जब आप शुगर लेने जाएंगे तो आप ऐसे बोलेंगे बेन मुझे जो है शुगर दे दो। तो शुगर में क्या मिलाते हैं? बेनेडिक्ट, बेन, ऐसे इसको बेन पढ़ना, बेनेडिक्ट जो है सॉल्यूशन मिलाते हैं, और यहाँ पे कलर क्या आता है? रेड। तो इसको याद रख लेना। जब हम यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे वायलेट कलर आता है। तो वायलेट कलर आप ये कैसे याद रखेंगे? देखिए पी फॉर प्रोटीन, वी फॉर वायलेट कलर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो क्या रहा? पीवी, पीवी सिंधु का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? पीवी सिंधु। तो पीवी, पी यानी प्रोटीन, जब हम टेस्ट करते हैं, प्रोटीन टेस्ट करते हैं, तो लास्ट में क्या कलर आता है? वायलेट कलर आता है। इजी हो गया ना? तो याद रखना, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पे था हमारा कि अगर हम यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन जो है ऐड करते हैं, ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो क्या हो गया यहाँ पे? हमारा स्टार्च हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड फाइनली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? माउथ में, देन ओसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। अब क्या हुआ, सबसे पहले माउथ में गया फूड, फिर आया ओसोफेगस में। ओसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, यानी यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ओसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसके थ्रू हमारा जो फूड होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है हमारे स्टमक में। तो अब जो है फूड हमारा जाता है स्टमक में, और स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन होता ही नहीं है, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली फूड कहाँ डाइजेस्ट होगा? स्टमक के बाद कहाँ गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में तो यहाँ पे डाइजेशन होता ही नहीं है, तो क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस का आपको फंक्शन जो है पता करना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपिड कार्बोहाइड्रेट, यानी जो एक सेकेंड, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो लाइपेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को करता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो हमारा लाइपेज होता है ये फैट को डाइजेस्ट करता है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, तो अभी मैंने आपको बताया लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो है वो फैट को नहीं तोड़ता, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को फ्रेंड्स तोड़ता है पेप्टाइड्स में, और जो हमारा लाइपेज होता है वो फैट को तोड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये भी गलत हो गया। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दोनों ही फैट को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो हमारा लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, when air is blown from the mouth, जब हमारे माउथ से एयर को ब्लोन किया जाता है, यानी मुंह से हवा फूकी जाती है, ऐसे करते हैं ना इस तरह से। तो क्या हुआ, जब एयर को हमारे माउथ से ब्लोन किया जाता है इन अ टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या है? लाइम वाटर है। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है हमारा? लाइम वाटर। तो क्या बोला जा रहा है, जब हम माउथ से हवा फूकते हैं तो
ये जो लाइम वाटर है, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की जो है हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब दूधिया कलर का हो जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से, तो यहाँ पे एक देखो हिंट दिया है, क्या बोल रहा है कि हम अपने माउथ से हवा फूंकते हैं टेस्ट ट्यूब में, और वो जो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जा रहा है, वो मिल्की हो जा रहा है। तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया भी था, अगर आपको यहाँ पे वो नहीं भी याद है तो आप ये देखिए, अगर हम अपने माउथ से हवा फूकेंगे तो कौन सी गैस बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि मैंने आपको बताया भी हुआ था, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे हम CO2 से जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, यानी CaCO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है यही होता हमारा, इसी को बोला जा रहा है कि ये मिल्की जो है चेंज हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन। यहाँ पे मैंने आपको जब रेस्पिरेशन बताया था तो वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, एक होता हमारा एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक क्या होता है, इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब यहाँ पे इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे हमको ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे हमको उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे ये हमको ऑलरेडी बता दिया कि एनारोबिक जो है ईस्ट वाले में बताना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, तो सबसे पहले ग्लूकोज तो होगा ही, मतलब जो भी हम फूड होगा हमारा वहां से ग्लूकोज तो बनेगा ही। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये चेंज हो जाता है फ्रेंड्स पाइरूवेट में। ये ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ तक तो सारी प्रोसेस सेम थी हमारी। उसके बाद जब यहाँ पे पाइरूवेट बना था तो मैंने आपको बताया था हमारा पाइरूवेट वहां से कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है अब मुझे कहाँ जाना है, मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पे ऑक्सीजन है, या फिर ऐसे जगह पे जाऊं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, या फिर ऐसे जगह पे जाऊं जहां पे थोड़ा ऑक्सीजन है। तो मैंने तीनों केस आपसे डिस्कस किए थे। तो वहां पे क्या था, हमारा जो पाइरूवेट होता है वो अगर वहां पे एयर प्रेजेंट है तो वो जाता है, तो एयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और ऐसा केस किसका था, हम लोगों का था, यानी ह्यूमन बींग्स का था ये केस कि हमारे अंदर ऑक्सीजन होती है। तो जो पाइरूवेट होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाता है, और फिर यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनना होता है वो बनता है, एनर्जी वगैरह। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, यहीं से ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ से पाइरूवेट जो है ये साइटोप्लाज्म में जाता है, तो देखिए यहाँ पे फिर से ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ये साइटोप्लाज्म में होती है प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है कि लास्ट में बनता क्या है। यहाँ पे देखिए लैक्टिक एसिड है, यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड तब बनता है जब वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो जैसे देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो आप ये भी फील करते होंगे, आप तेजी से सांस लेने लगते हैं, यानी वहां पे क्या हो जाता है, हमारे अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती, कमी हो जाती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब सुबह में उठते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई हमको खूब पीटा मारा है, यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सा दर्द होता है। तो वो जो क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारे लेग्स में, हैंड्स में, वो क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड ईस्ट में नहीं बनता है। लैक्टिक एसिड यहाँ पे जो हमारा ईस्ट होता है इसमें फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन में क्या होता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी भी बनती है थोड़ी बहुत। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमको एरोबिक यानी यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा रेस्पिरेशन हो रहा, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे उसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक नहीं, बस यहाँ पे एरो नहीं लगा सही से। देखिए ये हमारा एरो है, उसके बाद यहाँ पे एरो है, देन यहाँ पे एरो है, ये है एरो। इसको आप एरो समझना, ये कुछ पता नहीं क्या लिख के आ गया है। ये एरो है, फिर ये एरो है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको क्या बताना है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन है। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट में चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, अभी इसके ऊपर मैंने बताया, जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में चेंज होता है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में
ये जो ग्लूकोज होता है ये पायरुवेट में चेंज होता है। मैंने आपको ये भी बताया था इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जब साइटोप्लाज्म के अंदर में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो हमारा ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में चेंज हुआ। अब हमारा पायरुवेट देखेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी भी निकलेगी वहां से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया बी। यहाँ पे देखिए सी क्यों नहीं सही है, तो यहाँ पे जब पायरुवेट बनता है तो यहाँ पे एनर्जी थोड़े ना निकलती है। पहले पायरुवेट बनता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में जहां भी जाना होता जाता है, उसके बाद एनर्जी बनती है लास्ट में। तो यहाँ पहले ही एनर्जी क्यों बना दिया, ये यहाँ भी पहले ही एनर्जी बना दिया, यानी ये सही नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमको रेस्पिरेशन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो देखिए ड्यूरिंग इनहलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड द डायफ्राम इज रेज्ड, यानी जब यहाँ पे हम इनहलेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यानी जब हवा को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिप्स जो है मूव करता है इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। आप जो है अपने अंदर में हवा को खींचिए, यानी सांस लीजिए अंदर की तरफ में, छोड़ना नहीं। एक बार अंदर की तरफ में सांस लीजिए तो क्या होगा, जब आप सांस लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका जो रिप्स है, रिप्स आपको पता है ना, जो हमारे लंग्स के ऊपर ऐसे देखिए ये कुछ इस तरह से जो है हमारे लंग्स हो जाएंगे। तो इनके ऊपर कुछ इस तरह से केज नुमा जो स्ट्रक्चर होते हैं, यही क्या होता है, रिप्स होते हैं हमारे, रिप्स। तो जब आप सांस लेंगे तो आप सोचिए ये रिप्स जो है अंदर जाएंगे, हम अपने अंदर हवा को ले रहे हैं। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई सा बैलून है, तो आप बैलून में हवा भरिए। जब आप हवा भरेंगे तो उस बैलून की वॉल क्या होगी, वो इन्वर्ट जाएगी, बिल्कुल नहीं, वो तो बाहर की तरफ फूलेगी। जब वो उसमें हवा भरेंगे वो फूलेगी तो उसकी वॉल जो है वो आउटसाइड मूव करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा रिब केज होता है, रिब होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो वो इनवर्ड नहीं आउटवर्ड जाता है। यानी ऐसे करिए, देखिए जब आप ऐसे सांस लेंगे अंदर तो आपका वो जो रिब्स है वो फूल जाएगा, यानी वो आउटवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे ये इनवर्ड नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ये आप फील करिए, फील, जब आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा, मतलब इसको फील करके भी निकाल सकते हैं आंसर। अब देखिए इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट मीन्स ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलर एयर। तो मैंने ये प्रोसेस आपको डिस्कस किया हुआ था। कुछ इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स था, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन जो है आता है और इधर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो हमारा ऑक्सीजन जो है ये हमारे ब्लड में आ जाता है, ब्लड वेसल्स में, और जो हमारे ब्लड में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है उसको हम यहाँ पे एल्वियोलाई में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यही यहाँ पे हमको बताना है कि हमारे एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कि ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से डिफ्यूज कर दिए जाते हैं ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में उसको एल्वियोलर एयर में जो है डिफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, अगर हम उसके सामने ऑप्शन रखते हैं कि हीमोग्लोबिन भैया आप ये बता दो, आपको ऑक्सीजन पसंद है या फिर आपको CO2 पसंद है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड पसंद है, तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को पसंद करता है, यानी ये ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी दिखाता अपना। तो हीमोग्लोबिन है द ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी तक हमारा सेकंड सही है, आगे देखते हैं। एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बिल्कुल सही है। एल्वियोलाई का मेन फंक्शन भी यही है कि ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो क्या क्या सही हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ। तो इस तरह से हमको आंसर को फाइंड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। यहाँ पे हमको इनहेलेशन के दौरान करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इनहेलेशन क्या है, सांस को अंदर लेना। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि सांस जब हम अंदर लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है। तो देखिए
एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? एल्विलाई में, यानी एल्विलाई आनी है हमारी सबसे लास्ट में, एल्विलाई तो सबसे लास्ट में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा, देन फेरिंग्स में। तो पहले फेरिंग्स में जाता है फिर लैरिंग्स में, ये तो हमारा हो गया रॉन्ग। मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप देखे होंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे नेजल पैसेज, फिर ट्रैकिया, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, तो ये तो गलत हो गया। सबसे पहले फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, तो ये तो हमारा हो गया रॉन्ग। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लैरिंग्स में ही चला जाएगा, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स, तो ये भी हो गया रॉन्ग। सबसे पहले कहाँ जाएगा? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? आप अपना नोज देखेंगे तो सबसे बाहर जो होल टाइप में स्ट्रक्चर दिखता है उसी को हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और जब हमारी सांस को अंदर लेते हैं, हमारे पूरे नाक के अंदर में जो स्पेस होती है उसको, वहां पे हम उसको क्या बोल देते हैं? नेजल पासेज बोल देते हैं, नेजल पैसेज। तो क्या हो जाएगा? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया जो होता है हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब वो डिवाइड होता है उसको क्या बोल देते हैं? ब्रेंकिया, फिर ब्रेंकियोल्स, फिर वो डिवाइड होता है ब्रेंकिया, फिर वहां से उसका जो इंड वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा एल्वियोलाई। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये हिंदी में है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पे हमारा? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? अभी मैंने आपको बताया एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो सीधे देखिए यहाँ पे लिखा है एल्वियोलाई एंड थ्रोट, हमारे गला और एल्वियोलाई में, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द हार्ट। अब आ गया हमारा हार्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के क्या आपका हार्ट आपको हर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा होगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे हम इसके आंसर तक पहुँच पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत हर्ट कर रहा है, लेकिन देखते हैं। देखिए द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक जो है हर्ट बना लेती हूँ। तो कैसे बनाऊँ इसको? कुछ इस तरह से अरे ये क्या बन गया? मैंगो बन गया। एक सेकेंड। कुछ इस तरह से हमारा हर्ट जो है मान लीजिए आप। अब यहाँ पे इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होता है? राइट एट्रियम। ये क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। तो मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो ये कैसा होता है? यहाँ इसमें ऑक्सीजन होता है, यानी ये ऑक्सीजनेटेड होता है। अब देखिए लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये बिल्कुल सही है अभी तक। व्हाइल जबकि राइट एट्रियम, इसकी बात कर रहा है, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। बिल्कुल गलत। आगे तो सही दिया था लेकिन बाद में गलत कर दिया। गलत क्यों कर दिया? बोल रहा है कि जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से जो है वो लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लंग्स से रिसीव नहीं करता है, वो तो हमारे टिश्यूज से रिसीव करता है। मैंने प्रोसेस बताया था, आपको याद होगा, आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर जितना होगा उतना जरूर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो राइट एट्रियम है, तो यहाँ से जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रेंड्स ये यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कैपिलरीज होती है वो हमारे टिश्यूज को जब ऑक्सीजन दे देती है तो टिश्यूज हमारे कैपिलरीज को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और वो यहाँ से आता है। तो हमारे टिश्यूज से राइट एट्रियम में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन यहाँ पे लंग्स दे दिया तो लंग्स नहीं होगा, टिश्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे हमारा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी किसकी बात कर रहा? इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट व्हाइल द राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला? इधर सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में आता है तो यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, वो वॉल्व खुल जाती हैं वॉल्व, और जो यहाँ पे हमारा ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे आ जाता है तो देखिए क्या बोल रहा है,
क्या बोल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, पंप करती है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में व्हाइल द राइट वेंट्रिकल। अब इसकी बात कर रहा है राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल बोल रहा कि क्या करता है, पंप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये हमारा राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये हमारे लंग्स को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, अगर आपने लेक्चर देखा भी है फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार दोबारा से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप लेक्चर को 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हमारे लंग्स के पास। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम क्या लिखा है, ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम यानी ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसफर करता है, यहां तक तो ठीक है, टू द राइट वेंट्रिकल। ये लो फिर से गड़बड़ कर दिया। ये देखिए यहां पे बोल रहा है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल को देता है, बिल्कुल नहीं। ये यहां से फेंक के थोड़े ना देगा इसको, ये तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है ब्लड। तो ये तो हमारा सरासर अन्याय है, ये तो गलत है। ये जो लेफ्ट एट्रियम है वो यहाँ से उछाल के थोड़े ना वहां पे फेंकेगा, इसके नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, ना कि लेफ्ट एट्रियम को, सॉरी ना कि राइट वेंट्रिकल को। यहाँ पे लेकिन लिखा क्या है, राइट वेंट्रिकल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द राइट एट्रियम, किसकी बात कर रही, इसकी। तो जो राइट एट्रियम है रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये जाके सही बताया कि ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, व्हाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल यानी इसकी बात कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ राइट आंसर हो गया। तो इसको आप ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है ये बहुत हार्ड करता है, इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन इतना लंबा लंबा दे देगा, एक तो इतने कंफ्यूज करता है पूछो ना। लेकिन इस तरह से अगर आप देखे रहेंगे आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो है 1 घंटे में आपको केवल सर्कुलेशन ही बताया है, वहाँ पे पूरी ब्लड की फंक्शनिंग कैसे होती है एक बार नहीं 2-2 3-3 बार बताया है, ताकि आप किसी भी तरह से उसको समझ जाएं। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब हमारा ब्लड जो है यहाँ पे ब्लड इनसाइड द हार्ट, यानी हमारे हार्ट के अंदर में उस ब्लड को कौन बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे वॉल्व्स होते हैं वही रोकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्स इन द हार्ट, यानी जो हमारे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में वही यहाँ पे ब्लड के बैक फ्लो को, यानी अगर हमारा ब्लड जो है ऊपर के साइड में जा रहा है तो उसको नीचे नहीं आने देंगे, यानी उसके बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। अगर यहाँ पे वॉल्व में कुछ कमी आ जाती है, ये खराब हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड दोनों डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, जो कि अच्छी कंडीशन नहीं होती है। अब देखिए फिर से आ गया एक हमारा हॉट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन दैट मीन्स ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वन ड्यूरिंग वन साइकिल, केवल एक बार, यानी ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल, एक चक्र के दौरान केवल एक बार हार्ट से होके गुजरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे बोल रहा कि पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जीटेड बाई, यानी किसमें जो है सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन कितना शानदार है, पूछा जा रहा कि सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, मैंने आपको क्या बताया था, फिशेस में होता है, लेकिन आप ये देखेंगे ऑप्शन में तो फिशेस कहीं लिखा ही नहीं है। अब क्या होगा, तो इसीलिए तो ये हॉट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से आपको एग्जाम्पल को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको एनिमल किंगडम पता होगा, वहां से आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे फिश में कौन कौन से वहां पे जानवर, कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, फिशेस में होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है, तो यहाँ से आप फिशेस वाला समूह जो है ढूंढ लो, यहाँ से ढूंढ लो किसमें जो है केवल हमारे फिशेस हैं। तो लेबियो, कैम्बलियन, सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या होता है, ये तो होता है हमारा मेंढक,
यानी एम्फीबियन हो गया। कैमलियन क्या होता है? रेप्टाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिरगिट, वही रंग बदलने वाला। तो कैमलियन क्या हो गया? रेप्टाइल। सैलामेंडर क्या हो गया? एम्फीबिया। लेबियो क्या हो गया? लेबियो रोहिता, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम रोहू बोलते हैं। तो ये तो हमारी मछली है, लेकिन ये दोनों तो मछली नहीं है, इसके साथ ये भी जो है खत्म। अब यहाँ पे देखो, हाइला, राना, ड्रैको। हाइला क्या है? हमारा एम्फीबियन है। राना वही हमारा जो ये सामान्य भारतीय मेढक होता है, इसी को हम राना टिग्रीना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ये एम्फीबियन हो गया, ये भी नहीं होगा। ड्रैको क्या होती है? फ्लाइंग लिजर्ड, यानी जो फ्लाइंग लिजर्ड यानी उड़ने वाली छिपकली, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैको। ड्रैको क्या हो गया? रेप्टाइल्स हो गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, व्हेल हम सबको पता जो है वो मैमल्स होती है। डॉल्फिन, टर्टल क्या है? कछुआ, यानी हमारा जो रेप्टाइल्स हो गया। तो ये सब भी क्या है? इसमें भी जो है यहाँ पे पाइसेस यानी फिशेस, यहाँ पे पाइसेस नहीं है, यानी ये फिशेस नहीं है, इसमें से कोई भी फिशेस नहीं थी। अब यहाँ पे आता हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस, जिसको हम दरियाई घोड़ा बोलते हैं। इसका नाम तो दरियाई घोड़ा है, घोड़ा, लेकिन ये क्या है? ये तो मछली है। मछली क्यों है? क्योंकि इसका जो फेस होता है वो घोड़े जैसे होती है। तो ये क्या हो गया? हिप्पोकैम्पस हमारी क्या होती है? मछली होती है, फिश होती है। इग्जोसीटस क्या होती है पता है? फ्लाइंग फिशेस, उड़ने वाली जो है फिश होती है। अब आप ये सोचेंगे ये क्या भी उल्टा सीधा कुछ भी मतलब बताया जा रही है, उड़ने वाली मछली ऐसा कुछ। मतलब इसको उड़ने वाली मछली पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बहुत लंबा छलांग लगाती है। जब जिस तालाब में जहाँ भी रहेगी तो वहां से एक बहुत लंबा उछाल मारती है, तो इसीलिए हम इसको मतलब जब खूब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, इसीलिए इसको हम फ्लाइंग बोल देते हैं कि ये फ्लाइंग फिशेस होती है। अब ऐसा मत समझ लेना कि चिड़ियों की तरह आपको जो है यहाँ पे मछलियां भी उड़ती हुई दिखेंगी आसमान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इग्जोसीटस आपको आसमान में उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये बस तालाब में इतना हाई जंप लगाता है, इसलिए इसको इग्जोसीटस बोलते हैं। तो यहाँ पे इतना जरूरत नहीं था एक्सप्लेन करने का, खैर मैंने कर दिया। अब देखो, ये एनाबॉस जो होता है ये भी एक मछली होती है, बोनी फिशेस। अब यहाँ पे क्या हो गया? हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से भी हमको क्वेश्चन जो है निकालने होते हैं। अब अगर आपको ये पता होता सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है, तो आप यहाँ से, आपको ये नहीं भी पता है तो आप क्या करते हैं? यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे कैमलियन पता होगा, गिरगिट, आप ये सोच जाएंगे अरे गिरगिट तो नहीं है मछली, इसको कट कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे हाइला या राना को देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हमारा मेढक है, ये भी नहीं होगा। फिर आप व्हेल, आप सबको पता है ये हमारी मैमल्स है, ये भी नहीं होगा। फिर अगर आपको ये नहीं भी पता है फिर भी आपको इसको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, इन विच of the following vertebrate group the heart does not pump oxygenated blood to different part of the body। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट ग्रुप है, इसमें से ग्रुप है या फिर ग्रुप्स है, द हार्ट डजंट पल्प ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि यहाँ पे जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। तो ऐसा किसमें हो सकता है? ऐसा केवल सिंगल सर्कुलेशन में हो सकता है। अदरवाइज जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं और जो एम्फीबियन होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये मतलब ये केवल किसमें हो सकता है? सिंगल सर्कुलेशन में। तो सिंगल सर्कुलेशन किसमें होगा? ओनली पाइसेस यानी ओनली फिशेस। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ओनली पाइसेस। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? आर्टरीज के बारे में, आर्टरीज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। तो आर्टरी के बारे में मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था? आओ, क्या बताया था? आओ। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर क्या? अवे, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ मिलता है या फिर कुछ भी दिया है यहाँ पे। तो देखिए, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, इसकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे हार्ट से ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जाती है। तो जब ये बॉडी पार्ट को लेके जाती है तो कैसे लेके जाएगी? जब ब्लड हमारे हार्ट में है, हार्ट से दूर लेके जाना है, तो जब हमारा हार्ट नीचे से धक्का लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो जो है हमारा जो ब्लड है वो बाहर की साइड में जाएगा। इसीलिए इसकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, इसका प्रेशर भी हाई होता है, बिल्कुल सही है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग्स इट बैक टू हार्ट। ये लो जी, मतलब आगे तो सब कुछ सही दिया, पीछे क्या कर दिया? सब गड़बड़ कर दिया।
यहाँ पे क्या दे दिया, बैक टू हार्ट, जबकि यहाँ क्या है, अवे फ्रॉम हार्ट। बैक नहीं है, यहाँ हार्ट में वापस नहीं लाती, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए सेकंड चलते हैं। दे हैव थिन वाल, बिल्कुल गलत, थिन वाल की बात मत करना एट्रियम में, आर्टरी में, सॉरी एट्रियम नहीं आर्टरी, आर्टरी में थिन वाल की बात नहीं करनी है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, दे हैव थिक इलास्टिक, यानी दोनों जगह है। देखिए ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, अरे भैया जब उसका वाल जो है मोटा है, थिक है, तो क्यों है, क्योंकि वहां पे प्रेशर हाई है, तो लो प्रेशर की तो यहाँ पे बात ही नहीं करनी है। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आप जो है ऑप्शन डी, यही हमारा बचा, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वॉल्व इनसाइड ब्लड, यानी यहाँ पे वॉल्व जो है यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जहाँ पे अवे फ्रॉम हार्ट हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना, ऐसा नहीं अवे फ्रॉम हार्ट देखते ही लगा दो, पता चला ऊपर कुछ और दिया हो। अवे फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, मैंने आपको बताया भी था जो हमारी यूनिट ऑफ किडनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। देख रहे हो यहाँ पे न्यूरॉन नेफ्रॉन, कितना मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में। अगर आप ध्यान से चौकन्ना होकर नहीं क्वेश्चन को करेंगे, आप न्यूरॉन भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जब फोटोसिंथेसिस होती है उसमें से जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, यानी जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से आता है, ये पूछा जा रहा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ऑक्सीजन लिबरेट होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब हमारा ये जो वाटर होता है ये क्या होता है, ये स्प्लिट होता है, ये H2 एंड O2 में स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तब जाके यहाँ से ऑक्सीजन जो है लिबरेट होती है। तो आप बस इतना याद रखना कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम द वाटर। यहाँ पे ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, यहाँ पे हमको वाटर ही जानना है, समझना है। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन, जो ब्लड होते हैं जो कि टिश्यू से लीव करते हैं, यानी टिश्यू से आते हैं, वो किस में रिच हो सकते हैं। मैंने आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि जो हमारे टिश्यू होते हैं वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लीव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वो जो ब्लड जो है लीव किया हुआ टिश्यू से, वो क्या होगा, वो हायर इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं NBS 2022 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया जो कि लाइव प्रोसेस से आया था। अभी आप वेट करिए, आपको तीसरा क्वेश्चन भी मिलेगा इसी NCERT एग्जाम्पलर से। तो देख रहे हैं कितना मतलब इंपॉर्टेंट है हमारी NCERT, लेकिन लोग पीछे पड़े रहेंगे, पता नहीं क्या क्या बुक ढूंढते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टाइम के साथ साथ ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते रहते हैं, बिल्कुल सही। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस एमंग सेल, यानी जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल का कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ये किसने बोला, मूवमेंट नहीं होगा फिर तो, यानी कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हमारे सेल्स को एनर्जी वगैरह कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन कैसे मिलेंगे रेस्पिरेशन के लिए, अगर मूवमेंट ही नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हमको क्या बताना था, रॉन्ग। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, और हमारा एनर्जी इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, यानी यहाँ पे जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही है वहां पे क्या है, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ ये हमारा इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉफ्स, जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, प्लांट, यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें इंटरनल एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, रिजर्व होती है। तो क्या मैंने आपको अभी स्टार्ट में भी बताया था, स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारे एनिमल्स में स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन बताना है, समरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको इक्वेशन बताया भी था और बोला भी था, इसको आप याद कर सकते हैं। अब देखिए CO2 एंड H2O
तो यहाँ पे तो सनलाइट वगैरह कहाँ गई, ये इसमें तो है ही नहीं, ये होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारा यहाँ पे जल भी है, सनलाइट भी है, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सी एंड डी, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, यहाँ तक तो सही है। प्रोडक्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज बना, इसमें जो है ऑक्सीजन बना, देन यहाँ पे जल बना, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। ये दोनों कुछ सेम सेम से नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना, एग्जाम में भी ये गलती मत करना कि ऐसे देखते ही लगा दो किसी पर भी। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हमको पता है हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या देते हैं, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, ये तो इजी पीजी सा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 28। तो फिर से मैं आपको बता दूं NBS 2022, और मैं आपको ये पता है कैसे बता रही हूँ, आप जाइए टेलीग्राम पे, वहां पे मैंने शेयर किया हुआ है NBS 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से आप उसको, वहां पे टोटल 80 क्वेश्चन है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। आपको ये 3 के 3 क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में बताई हूँ, आपको एज इट इज यानी बिल्कुल सेम टू सेम इसका ऑप्शन भी यही मिलेगा, आपको इसका आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन भी यही रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं उसको, अगर आपको विश्वास ना हो तो, और अगर विश्वास हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यहाँ पे हमारा क्या है, चूज द इवेंट, यहाँ पे हमको इवेंट चूज करना है दैट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे मैंने आपको इसके कंफर्मेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की डायरेक्ट कटिंग उठाई थी, और वहां पे मैंने आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन से दिखाए थे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो है एनबीएस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया था, ये भी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एनबीएस के क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक से आए थे। तो आप दोनों बोल सकते हैं, और जो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये तो हमारे एनसीईआरटी पे ही बेस है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए थे। अब देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जब यहाँ से हम सोलर एनर्जी लेते हैं, यानी लाइट जो लेते हैं वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, तो ये भी सही है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत है। नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। आप जाके इसको एनसीईआरटी का पेज जो है वहां पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स। यहाँ पे रंध्र का कहाँ गया, यहाँ है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, ये जो क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग है स्टोमेटा की, ये किस पे डिपेंड होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर इन गार्ड सेल में जो वाटर होते हैं इसके कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करती है। मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा जो, देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारा स्टोमेटा, ये जो होते हैं हमारे गार्ड सेल, ये क्या होते हैं, गार्ड सेल। जब इसमें जब यहाँ पे मान लीजिए जो है H2O एंटर कर जाएगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। जब ये फूल जाएंगे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही पानी यहाँ से निकल जाएगा यानी एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, तो ये पिचक जाएगा। जब ये पिचक जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो मैंने आपको इसकी फंक्शनिंग भी बताई हुई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किस पे डिपेंड करता है, गार्ड सेल में कितना वाटर है कितना नहीं, इस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आयंस कौन सा होता है, पोटेशियम आयन, इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, यानी हमारे जो प्लांट होते हैं वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये मैंने नहीं बताया हुआ है, नाइट्रोजन जो है हमारे प्लांट में एब्जॉर्ब होता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्ट हमारे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटीन, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रोटीन के फॉर्म में कैसे करेंगे, वहां तो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट एंड यूरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा।
विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले हमारे फूड से मिलता है? तो हमको पता है हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ऐसे तो है नहीं कि हम अपने फूड को डायरेक्ट स्टमक में पहुंचा लेते हैं। सबसे पहले हम फूड को लेते हैं अपने माउथ के अंदर में, और हमारे माउथ में ही एक होता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। तो वो सबसे पहले हमारे भोजन पे एक्ट करता है, और वहां से हमारे माउथ में किसका जो है डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। बाकी जितने भी वहां पे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनका डाइजेशन जो है माउथ में नहीं हो पाता, वो फर्दर जो है स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ सब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारे भोजन से जो एंजाइम मिलता है वो क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पे हमारा एमाइलेज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पाइरूवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। तो ये तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको ऊपर इसको डिस्कस भी किया था कि जो पाइरूवेट होता है वो इथेनॉल में चेंज होता है। कहाँ पे? ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में बनता क्या है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक। एरोबिक में नहीं होता भैया, यहाँ पे एनारोबिक में होता है। ईस्ट के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में होता है, और हम लोगों में क्या होता है यहाँ पे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक, यानी ये कब होता है? जब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है। यानी ये हमारे जो फर्मेंटेशन होता है ये कैसी रेस्पिरेशन है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स often lead to cramps amongst cricketer, this result due to। वही मैंने जो आपको एक्सरसाइज वाला एग्जांपल दिया था, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी बहुत अजीब सा एक दर्द होता है। वहां पे क्या होता है? और ये कब होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनता है वही पूछा जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू ग्लूकोज, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट, कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताऊं, जब भी आपको ये मिलता है लैक ऑफ ऑक्सीजन तो तुरंत याद रखना वहां पे क्या होगा? हमारा पाइरूवेट चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे जो है मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स क्या बोल सकते हैं? ऐठन जो बोलते हैं। ये देखो हिंदी में तो पता नहीं क्या ही लिखा रहता है। ऐठन, ऐठन क्या होता है? क्रैम्प्स मीन्स ऐठन। तो वो ऐठन किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। देखिए यहाँ पे हमको क्या बताना है? यूरिन का जो है करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले किडनी, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर तो होगा नहीं यहाँ पे। किडनी है, देन यूरेटर है, देन यूरेथ्रा है, देन यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर पहले आता है, उसके बाद यूरेथ्रा आता है। ये तो हमारा कट गया। यूरेथ्रा फ्रेंड जो होता है हमारा ये लास्ट में आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सी। सबसे पहले किडनी में होता है, फिर किडनी से यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। अभी दिखाती हूँ आपको कैसे। देखिए कुछ इस तरह से हमारी किडनी होगी, यहाँ से जो इस तरह से आते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? किडनी। किडनी से फिर ये क्या होता है? यूरेटर। क्या होता है हमारा? यूरेटर। यूरेटर से जब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ, मतलब जब दोनों यहाँ से आके ऐसे मिलती हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, उसके बाद ये ऐसे। तो ये होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? यूरेथ्रा। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पाइरूविक एसिड इज कन्वर्टेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग डिफिशियंसी, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो पाइरूविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होती कहाँ पे है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी जितनी भी प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। जबकि यहाँ पे जब हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सीजन होगी तो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो भी क्वेश्चन है वो होता है खत्म। यहाँ पे हमको 35 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ जो है मैचिंग क्वेश्चन दिखाती हूँ, मैच करने वाले क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा, हमको यहाँ पे मैच करना है कॉलम ए टू कॉलम बी। ये हमारा कॉलम ए, ये हमारा कॉलम बी, यहाँ पे हमको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उसके बाद क्या आता है हमारा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये जो है फिल्ट्रेट करने की सबसे छोटी यूनिट होती है किडनी की।
तो ये क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अब यहाँ पे आता हमारा वेन्स एंड प्लेटलेट्स। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बाय चांस ये पूछ लेगा तो हम इजिली कर सकते हैं, इसलिए चलिए आपको और भी क्वेश्चन दिखाते हैं मैचिंग के। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये है हमारा ग्रुप ए, ये है हमारा ग्रुप बी, और यहाँ पे हमको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक किसमें होता है, ये हम सबको पता है, हमारे किसमें होता है, ग्रीन प्लांट में। उसके बाद जो है हेट्रोट्रोपिक, यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे देखिए लीच में तो होता नहीं, पैरामीशियम में होता नहीं। हेट्रोट्रोपिक किसमें हो जाएगा हमारा, डियर में यानी हिरन में। यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, यानी परजीवी। परजीवी कौन होते हैं, लीच, जिसको हम जोंक बोल देते हैं हिंदी में। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड वैक्यूल, डाइजेशन जो है फूड वैक्यूल में किसमें होता है, डाइजेशन इन फूड वैक्यूल पैरामीशियम में। तो इसको भी आप याद रखना। देखती हूँ यहाँ पे और कोई क्वेश्चन मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमको मैच करना है कॉलम ए टू कॉलम बी फिर से। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये कैसा जो है एंजाइम है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम है। जो हमारा एमाइलेज होता है, अभी मैंने आपको बताया था ये सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो ये कहाँ पे होगा, हमारे सलाइवा में होगा। बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे लिवर से। और जो हमारा पेप्सिन होता है, पेप्सिन कैसा एंजाइम होता है, कैसा, ये होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, मतलब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है सिक्रीट होता है। अब देखती हूँ अगर और कोई क्वेश्चन मिलता है तो दिखाती हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कम से कम 35 तो किया, जो है जितने भी हमारे एमसीक्यूज थे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चंस किए हमारे मैचिंग के। कितना हो गया यहाँ पे, 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन यहाँ पे हम कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे थे। हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो जितनी है उसको अच्छे से देखिएगा, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।